स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जीवन कौशल के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सुपर टेट में 10 नंबर का प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि WHO के अनुसार मुख्य रूप से कितने कोर जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स के बताए गए हैं? 5, 8, 10 या 12? तो आपसे पूछा कितने बताए गए हैं, तो कुल कितने बताए गए हैं? 10 बताए गए हैं। विकल्प कौन सा से हो जाएगा आपका? सी विकल्प। 10 जीवन कौशल के कितने जीवन कौशल के कोर बताए गए? 10। अच्छा, कौन कौन से 10 कोर है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो एक बार सुन लीजिए, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा। पहला और आखिरी दो आपको ध्यान रखना है। पहला हो जाएगा आत्म जागरूकता, सहानुभूति, रचनात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच, निर्णय लेना, समस्या समाधान, प्रभावी संचार, पारस्परिक संबंध, भावनाओं पर नियंत्रण और आखिरी तनाव यानी तनाव का प्रबंधन। तो टोटल कितने जीवन कोर बताए गए हैं जीवन कौशल के? 10। ठीक है, तो विकल्प कौन सा से हो जाएगा? सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि सहानुभूति यानी एम्पैथी जो है ना, सहानुभूति में मुख्य अंतर क्या है? सहानुभूति और सहानुभूति में आपसे मुख्य अंतर पूछ रहा है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सहानुभूति में हम दूसरे के दुख को केवल समझते हैं, जबकि सहानुभूति में हम दूसरे के दुख को हूबहू खुद महसूस करते हैं। तो देखिए, सहानुभूति और सहानुभूति दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये है कि जो सहानुभूति है ना, इसमें हम दूसरों के दुख को केवल समझते हैं, जबकि सहानुभूति में हम दूसरे के दुख को हूबहू खुद महसूस करते हैं। ठीक है, इसमें अंतर आपको इसमें नहीं, तो समानुभूति और सहानुभूति दोनों में अंतर समझना। सहानुभूति में क्या करते हैं? हम एक दूसरे के दुख को केवल समझते हैं, और समानुभूति में हम उसके दुख को खुद महसूस करते हैं। ठीक, यानी एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस है आपसे पूछ रहा है। तो विकल्प कौन सा से हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर से आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी और आधुनिक शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका को किस रूप में परिभाषित किया गया है? अधिनायक यानी डायरेक्टर के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, केवल ज्ञान के स्रोत के रूप में, उपदेशक के रूप में। तो देखिए, एनसीईआरटी में टीचर जो है ना, वो शिक्षार्थी का क्या है? मार्गदर्शक और सुविधा दाता है। क्या है ये? मार्गदर्शक और सुविधा दाता। तो विकल्प कौन सा से हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, अध्यापक की भूमिका सुविधा दाता के रूप में, बाकी करना जो चाहे वो बच्चा करे, लेकिन उसका मार्गदर्शक हो, जिससे गलत रास्ते पर न जाए, सही रास्ता हो। ठीक है, तो ये सुविधा दाता के रूप में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में कह रहा है कि प्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक सटीक उदाहरण है? पुरस्कार जीतने के लिए चित्र बनाना, डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, केवल अपनी आत्म संतुष्टि और रुचि के कारण कोई नई भाषा सीखना, कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ाई करना। देखिए, कक्षा में प्रथम आने के लिए ये भी आंतरिक प्रेरणा है, लेकिन सटीक आपसे पूछ रहा है। पुरस्कार जीतने के लिए चित्र बनाना ये भी है, लेकिन सबसे सटीक जो इन चारों विकल्पों में दिया है ना, इसमें है केवल अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। ठीक है, केवल अपनी आत्म संतुष्टि के और रुचि के कारण कोई नई भाषा सीखना, यानी वो आंतरिक अभिप्रेरित है। तो विकल्प कौन सा से हो जाएगा? सी विकल्प है। 30 जितने भी विकल्प दिए हैं, ध्यान रखना, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा के ही विकल्प है। ठीक है, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा के ही विकल्प है। जैसे डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, इसमें वह प्रेरणा दिया जाएगी, लेकिन कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ाई करना दूसरों को दिखावे के लिए कर रहा है। सबसे सटीक विकल्प आपका यह है कि वो अपनी आत्म संतुष्टि के लिए या रुचि के कारण कोई नई भाषा को सीखना। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका? सी विकल्प। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, आरटीआई एक्ट की बात कर रहा है ना, को मूल अधिकार बनाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 51? तो देखिए, शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ना, ये 6वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। कब आया था? सन 2002 में। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प, यानी अनुच्छेद 21A
अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो 6वां संविधान संशोधन सन 2002। ठीक है। और तो आरटीआई एक्ट लागू कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो 2009 में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? 2009 में। आरटीआई बनाया कब गया? 2009 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि कक्षा प्रबंधन यानी क्लास मैनेजमेंट की बात कर रहा है ना, के दौरान छात्रों में वांछित व्यवहार बढ़ाने के लिए पुरस्कार का उपयोग करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पुरस्कार हमेशा बहुत कीमती होना चाहिए। पुरस्कार का उपयोग केवल चुनिंदा मेधावी बच्चों के लिए होना चाहिए। पुरस्कार तुरंत और योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए, न कि पक्षतापूर्ण रूप से। पुरस्कार का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, कक्षा प्रबंधन अगर आपको मैनेजमेंट सही करना है तो पुरस्कार तुरंत और योग्यता के आधार पर, ना कि आपका कोई प्रिय छात्र है तो उसको दें। जिसकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार, यानी योग्यता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए। ठीक है, जात पात हुआ, प्रिय शिष्य हुआ, इन सबसे दूर हटके पुरस्कार तुरंत और योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए, ना कि पक्षपात से। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका? सी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 आपसे कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक आचरण और नीति का क्या अर्थ है? आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक आचरण और नीति का क्या अर्थ है? ट्यूशन पढ़ाकर अधिक धन कमाना, अपने पेशे के प्रति निष्ठावान होना, छात्रों के प्रति न्याय संगत व्यवहार करना, या नैतिक मूल्यों का पालन करना। विकल्प सी है, केवल स्कूल के समय पर आना, राजनीति में सक्रिय भाग लेना। तो आपको क्या दिख रहा है भाई? अपने पेशे के प्रति, यानी आप एक शिक्षक है तो शिक्षक का क्या कर्तव्य है कि अपने छात्रों के प्रति निष्ठावान हो, छात्रों के प्रति न्याय संगत व्यवहार करे और नैतिक मूल्यों का पालन करे, यानी नैतिक आदर्श स्थापित करने की कोशिश करे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है? बी विकल्प। ठीक है, यानी अपने पेशे के प्रति निष्ठावान, छात्रों के प्रति न्याय संगत व्यवहार और नैतिक मूल्यों का पालन करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि जीवन कौशल के अंतर्गत आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है ना, से क्या तात्पर्य है? दूसरों की कमियां और गलतियों को ढूंढना, बिना सोचे समझे किसी भी बात को सच मान लेना, किसी तथ्य या सूचना का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन करना, केवल नकारात्मक पहलुओं पर विचार करना। तो देखिए, जीवन कौशल के अंदर आलोचनात्मक थिंकिंग की बात यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात आपसे कर रहा है ना, तो किसी भी तथ्य या सूचना की निष्पक्ष रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन करना, यही होगा ना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, यानी कोई भी सूचना या निष्पादन है तो उसको आप बिना किसी भेदभाव के सूक्ष्म या अतिशीघ्र उसकी निष्पक्ष और विश्लेषण करेंगे, उसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे। यही जीवन कौशल के अंतर्गत आता है। जीवन कौशल का मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसका मतलब डेली रूटीन में क्या क्या होना चाहिए, वही जीवन कौशल में आपसे पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। विकल्प कौन सा सही हो रहा है? सी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि अब्राहम मैस्लो की ना आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार मानव की सबसे उच्च स्तर की आवश्यकताएं कौन सी? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे उच्च आवश्यकता पूछ रहा है, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता या सामाजिक सम्मान की आवश्यकता। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है? इसमें सबसे शीर्ष की बात कर रहा है, सबसे उच्चतम स्तर की बात कर रहा है। तो सबसे उच्चतम स्तर पे कौन जाएगा? आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है? सी विकल्प। आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो दिया है ये सबसे उच्च स्तर पर जाएगा। अब्राहम मैस्लो ने मानव की आवश्यकता का जो पिरामिड दिया है ना, उसमें सबसे उच्च स्तर पर इसको रखा है। ठीक, और सबसे निचले स्तर पर शारीरिक आवश्यकता को रखा है। तो ये ध्यान रखेंगे। शारीरिक अवस्था में भूख, प्यास, नींद ये सब आती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आत्मसिद्धि को सबसे ऊपर स्थान दिया है और शारीरिक आवश्यकता को सबसे नीचे, यानी पहले निचले पायदान पर। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका? सी विकल्प। बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि कक्षा में
किसी समस्या का समाधान करते समय एक शिक्षक को छात्र में किस कौशल को बढ़ावा देना चाहिए? रटने की प्रवृत्ति को, समस्या समाधान कौशल और आपसी आपसारी चिंतन को। ठीक है, आपसारी चिंतन की बात कर रहा है ना, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहने की, दूसरों के नकल करने की। तो कक्षा में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो समस्या समाधान कौशल यानी अपसारी थिंकिंग की बात करें। किसकी? अपसारी थिंकिंग की बात करें। अपसारी मतलब ये हुआ कि केंद्र बिंदु के, मान लीजिए पेन है तो केंद्र बिंदु के आसपास के क्षेत्रों में दृढ़ता से चिंतन करना, यानी उसके आसपास के पहलुओं के बारे में सोचना। ये किसमें जाएगा? अपसारी चिंतन में। अभिसारी क्या है? ये पेन है तो केवल इस पेन के बारे में ही सोचना, ये अभिसारी में जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका? बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी समस्या समाधान कौशल और अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आरटीआई एक्ट 2009 की धारा 17 के अनुसार कक्षा में बच्चों को किस प्रकार का दंड देना पूरी तरह प्रतिबंधित है? केवल शारीरिक दंड, केवल मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न दोनों, परीक्षा में फेल करना। तो देखिए, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आरटीआई एक्ट 2009 के तहत देखो, इसमें ध्यान रखना, तो धारा 17 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? धारा 17 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न दोनों प्रकार के दंडों का निषेध किया गया है, मतलब आप दंड नहीं दे सकते। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है? सी विकल्प, यानी शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि मूल्य शिक्षा। ठीक है, मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किसका विकास करना है? केवल व्यवसायिक कौशल का, नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों का, शारीरिक शक्ति का, परीक्षा में अधिक अंक लाने का। तो मूल्य शिक्षा यानी मूल्य शिक्षा मुख्य उद्देश्य क्या है? उसके नैतिक मूल्यों विकास हो, सामाजिक मूल्यों विकास हो, मानवीय मूल्य, मतलब वो छात्र जो आपसे पढ़ रहा है वो कहीं जाए तो उसका परिणाम क्या निकले कि उसको लोग अच्छा सा सम्मान दें, आपके विद्यालय का सम्मान हो। ठीक, तो उसमें आपको नैतिक, सामाजिक और मानवीय तीनों प्रकार के मूल्यों का विकास करना है। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है? बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में यदि कोई छात्र कक्षा में बार बार अनुशासनहीनता करता है तो आपकी सबसे सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उसे तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देना, उसे कड़ा शारीरिक दंड देना, उसके इस व्यवहार के पीछे के कारण को जानने का प्रयास करना और उपचारात्मक परामर्श देना, या उसके माता पिता को स्कूल बुलाकर शिकायत करना। देखिए, माता पिता को बुलाकर शिकायत करना ये मतलब एक अच्छा उदाहरण प्रतिक्रिया आपकी नहीं है। इसमें सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके कारण को जानने का प्रयास करें। उपचारात्मक शिक्षा का आप लोगों ने पढ़ा है ना, उपचारात्मक शिक्षा, तो उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि उसका व्यवहार या उसके बिहेवियर में ये परिवर्तन कैसे आया। कोई ना कोई रीजन होगा, तो उस रीजन यानी उस कारण को ढूंढने का प्रयास करेंगे, फिर उसका उपचारात्मक परामर्श देंगे। यानी उसके इस व्यवहार के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करना और उपचारात्मक परामर्श देना। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है? सी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर आपसे कह रहा है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? बी.एफ. स्किनर ने, विलियम मैकडूगल ने, सिगमंड फ्रायड ने या क्लार्क हल ने। तो मनोलैंगिक विकास पूछेगा तो सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। बी.एफ. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक, लेकिन जो विलियम मैकडूगल दिया है ना अभिप्रेरणा, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं विलियम मैकडूगल ने। कितनी बताई है? 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। अच्छा, कब दिए थे? 1908 में दिए थे। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका? बी विकल्प, यानी मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियां बताई गई है। अब प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर आपसे कह रहा है कि तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहा है ना, के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सकारात्मक रणनीति है? समस्या से भाग जाना या उदासीन हो जाना, अत्याधिक गुस्सा करना, समय प्रबंधन, योग और सकारात्मक पुनर्गठन, दवाइयों का अत्याधिक सेवन करना। तो देखिए, इसमें आप कौन सा विकल्प सही करेंगे? भाई
तनाव को मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, समय प्रबंधन, योग अपनाएंगे। 21 जून को योगा डे होता है, यानी योग दिवस। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। सकारात्मक पुनर्गठन, तो कौन सा विकल्प सही हो रहा है, समय प्रबंधन, योग और सकारात्मक पुनर्गठन, यानी विकल्प सी सही हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप लोगों को समझ विकसित करनी है, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा कि आपसे ये पूछा जाए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, ये नहीं पूछा जा रहा। अब आपको क्वेश्चन में उसको पिरो दिया जा रहा है, उससे आपसे आंसर पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है। समझ के साथ हमें सिलेबस को कवर करना है। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि नेतृत्व का वह कौन सा प्रकार है जिसमें नेता सभी निर्णय अपने अधीनस्थों या समूह के सदस्यों की सहमति और चर्चा के बाद लेते हैं। निरंकुश नेतृत्व, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेप रहित नेतृत्व या नौकरशाही नेतृत्व। तो देखिए कोई भी नेतृत्व है जिसमें कई ज्यादा पैनल आपको दिख रहा है, अधीनस्थों की सलाह ली जा रही है, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, यानी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक व प्रजातांत्रिक नेतृत्व में जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है, बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि परामर्श, काउंसलिंग की बात कर रहा है ना, परामर्श की प्रक्रिया में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, 1, 2, 3 या पूरा समूह। तो देखिए परामर्श यानी इसमें काउंसलिंग में 2 तो कम से कम होना ही चाहिए, एक परामर्शदाता हो जो परामर्श दे और एक परामर्शग्राही हो जो उस परामर्श को ग्रहण करे। तो मिनिमम 2 व्यक्ति, भाई एक है आदमी किसको बताएगा, कौन उसको ग्रहण करेगा, 2 तो होने चाहिए, एक परामर्श देने वाला, एक लेने वाला। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है, बी विकल्प, यानी 2, कम से कम कितने होने चाहिए, 2, एक परामर्शदाता होगा और एक परामर्शग्राही होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है, बी विकल्प। ठीक है, एक परामर्शदाता जो काउंसलर होगा और एक काउंसलिस्ट जो काउंसलिंग कराएगा, तो 2 लोगों को तो होना अनिवार्य है, एक क्लाइंट होगा एक सर्वर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है ना, का उल्लेख किया गया है जो छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछ रहा है कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5। तो देखिए मूल कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 में रखे गए, किसमें रखे गए हैं, 51 में। तो 51A में ना भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो छात्रों में देशभक्ति की भावना, तो ये 51A भाग 4 के 51A में रखा गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है, सी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रभावी संचार में सबसे बड़ी बाधा है, सक्रिय श्रवण, स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग, पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत धारणाएं, उचित शारीरिक भाषा। तो देखिए इसमें जो पूर्वाग्रह यानी जो पूर्व में उसके दिमाग में कोई संतुलन बैठा है या व्यक्तिगत धारणा बना लिया है कि ये मुझे ऐसे करना है या ये ऐसे नहीं हो सकता, तो सबसे बड़ी बाधा यही है। भाई कौशल में प्रभावी संचार क्या है, मान लीजिए आप उसको कोई नई चीज बता रहे हैं, ठीक, विद्यालय में आप अपने छात्र को कोई नई चीज बता रहे हैं, लेकिन है क्या कि उसके धारणा बनी तो वो उसको सुनने तैयार ही नहीं है, तो सबसे बड़ी बाधा तो यही होगी ना। तो इन विकल्पों में से सबसे बड़ी बाधा क्या है, पूर्वा बाधा सब है, स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग होने चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो ये भी बाधा है, सक्रिय श्रोता नहीं है तो ये भी बाधा है, ठीक, उचित शारीरिक भाषा नहीं तो ये भी बाधा। लेकिन सबसे बड़ी बाधा इन चारों विकल्पों में से सबसे बड़ी बाधा आपको क्या दिखाई पड़ रही है, पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत धारणा है। तो आपको विकल्प में से सबसे सटीक और सबसे अच्छा चुनना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि आत्म जागरूकता, ठीक, सेल्फ अवेयरनेस नामक जीवन कौशल का वास्तविक अर्थ क्या है, केवल दूसरों की कमियों के बारे में जानना, समाज के नियमों को रटना, अपनी स्वयं की शक्ति, कमजोरियों, भावनाओं, मूल्यों और इच्छाओं को गहराई से समझना, केवल अपने शारीरिक सौंदर्य के प्रति सचेत रहना। तो देखिए अपनी स्वयं की शक्तियां, कमजोरियां, भावनाएं, मूल्य, इन सब की बारे में अच्छे से अगर आपको नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं भाई आत्म जागरूकता कब होगी, जब आप अपने अंदर की कमी, अपनी क्षमता, इन सब के बारे में
सही से आपको नॉलेज होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कमी कहाँ रह गई, तो इन सबकी नॉलेज होगी तभी तो आप में जागरूकता तह पाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा भाई, आप तभी तो सही निर्णय ले पाएंगे जब आप अपनी शक्ति पहचानेंगे, कहाँ कमजोरी रह गई, अपनी भावनाओं की कद्र करेंगे, ठीक है, तभी तो आप जीवन का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं। तो विकल्प कौन सा सही होगा, सी विकल्प, ठीक है। ये जो अपनी स्वयं की शक्तियां, कमजोरियां, भावनाओं, मूल्यों और इच्छाओं को गहराई से समझना। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर कह रहा अब प्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, विक्टर ब्रूम या पीएफ स्किनर। तो देखिए अगर आपसे अवप्रेरणा यदि अवप्रेरणा पूछा जाएगा तब तो आप उसमें भी चले जाएंगे मैं गूगल में, लेकिन आपसे अवप्रेरणा के मतलब अवप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत कह रहा है ना, एक आप ध्यान रखें बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछेगा तो स्फेयरमैन सही करेंगे, दोनों में अंतर समझना है। वो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्फेयरमैन, लेकिन अब प्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत की बात कर रहा है ना, इसको हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं। ये हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा। तो दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए, जब आपसे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछेगा तब आप स्फेयरमैन बताएंगे, लेकिन जब आपसे अब प्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत की बात करेगी तब आप फ्रेडरिक हर्जबर्ग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखा है विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है, बी विकल्प, यानी फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 आपसे कह रहा है कि किसी संगठन या स्कूल में मानवीय संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत कौन शामिल है, स्कूल की इमारत और ब्लैक बोर्ड, मानवीय, देखिए मानवीय संसाधन की बात कर रहा है, मानवीय संसाधन की बात आपसे कर रहा है, तो ये भी तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मानवीय संसाधन की बात आपसे कर रहा है, मानवीय संसाधन प्रबंधन की बात कर रहा है ना, तो स्कूल की इमारत और ब्लैक बोर्ड, स्कूल के वित्तीय खाते और फंड, शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य और गैर शिक्षण कर्मचारी, कंप्यूटर और प्रयोगशाला के उपकरण। तो देखिए इसमें कौन शामिल हो रहा है, इसमें शामिल होंगे बच्चों को, क्या होगा इसमें, शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य और गैर शिक्षण कर्मचारी, यानी सभी का समावेश होना चाहिए भाई। भौतिक एवं मानवीय संसाधन में कौन आएगा, शिक्षक होंगे, छात्र होंगे, प्रधानाचार्य होंगे और जितने भी कर्मचारी आप में लगे हैं ये सब इसमें, बाकी ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब संसाधन प्रबंधन में तो है, स्कूल की इमारत हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, वित्तीय खाते, ये सब भी जरूरी है, लेकिन मानवीय संसाधन की बात आपसे कर रहा है ना, तो मानवीय संसाधन में कौन जाएंगे, शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य और गैर शैक्षणिक कर्मचारी। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है, सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के सभी फैसले खुद ले लेने चाहिए, बच्चों के विभिन्न परिस्थितियों में विकल्पों का मूल्यांकन करने और उनके परिणामों पर विचार करने के अवसर देने चाहिए, बच्चों को फैसला लेने के लिए पूरी तरह से रोकना चाहिए, केवल बड़े फैसलों को बिना सोचे समझने की, मतलब केवल बड़ों के फैसलों को बिना सोचे मानने की जरूरत। तो देखिए निर्णय लेने की क्षमता क्या है, जब बच्चे स्वयं से निर्णय लेंगे, स्वयं से विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, तब तो उस परिस्थिति से वाकिफ होंगे। तो आपको इन चारों विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा लग रहा है, कि बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में विकल्पों का मूल्यांकन करने और उनके परिणामों पर विचार करने के अवसर देना, यानी बच्चा उस परिस्थिति के बारे में स्वयं को रखकर स्वयं के लिए सोचे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो रहा है, बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर आपसे कह रहा है कि अध्यापन के पेशे में सहानुभूतिपूर्ण श्रवण से क्या तात्पर्य है, छात्रों की बात सुनते हुए अपनी घड़ी देखना, छात्रों की बात को बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके दृष्टिकोण और भावनाओं को समझते हुए ध्यानपूर्वक सुनना, या नंबर सी कह रहा है कि छात्रों को बीच में ही टोक कर अपनी बात कहना, या डी कह रहा है कि छात्रों की समस्याओं का उपहास उड़ाना। तो देखिए अध्यापन के पेशे में सहानुभूति की बात कर रहा है, तो सबसे अच्छा विकल्प इन चारों विकल्पों में आपको कौन लग रहा है, कि छात्रों की बातों को बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके दृष्टिकोण और भावनाओं को समझते हुए ध्यानपूर्वक सुनना, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है, बी विकल्प, ठीक है। ये अध्यापन के पेशे में जरूरी है, जिससे इससे होगा क्या, इससे छात्र को लगेगा ना कि शिक्षक उनकी बातों को सुन रहा है, तो वो भी केयरलेस नहीं होगा, मतलब शिक्षक तो है, शिक्षक का तो केयरलेस होने नहीं, लेकिन छात्र भी केयरलेस होना चाहिए ना,
तो विकल्प बी सही हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी 25 नंबर की तरफ। थार्नडाइक के अधिगम नियमों में से कौन सा नियम सीधे तौर पर पुरस्कार और दंड के सिद्धांत यानी प्राप्ति के सुख या दुख की व्याख्या करता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या बहु अनुक्रिया का नियम? तो देखिए इसमें आपसे पुरस्कार और दंड वाला पूछ रहा है, ठीक। तो पुरस्कार और दंड में कौन जाएगा? ये प्रभाव का नियम जाएगा। भाई पुरस्कार और दंड से क्या कर रहा है? प्रभाव ही तो पड़ रहा है। जैसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव के नियम को जैसे कंफ्यूजन ना हो, मान लीजिए आपको प्रभाव का नियम ना देके संतोष और असंतोष का नियम दे दे तो भी ध्यान रखेंगे, उसका मतलब प्रभाव का नियम ही है, ठीक है। तो थार्नडाइक के अधिगम नियमों में से कौन सा पुरस्कार और दंड में जाएगा? प्रभाव का नियम। तो विकल्प कौन सा सही होगा? सी विकल्प, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमने सबमिट किए थे, 25-25 क्वेश्चन करके सेट आपको दिया जा रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्लासेज आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। बाकी आप लोग पिछले पेपर के सेट को उठा के देख लें, सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चन हमने ज्यादा सम्मिलित करना शुरू कर दिया क्योंकि ये फैक्ट का जमाना चला गया, फैक्ट कम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी 25 क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट सेशन।